दोस्तों नमस्कार। 4 PM नेटवर्क पे 4 PM गुजरात पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और आज फिर आपसे मुखातिब हो रहे हैं कुछ ऐसे टॉपिक को लेकर, विषय को लेकर जो हमको अ, परेशान थोड़ा कर रहा है। कुछ जब से गुजरात चुनाव खत्म हुए और जिस तरह से शाम के 5 बजे के बाद का जो अचानक से वोटिंग परसेंट 6.5% बढ़ गया था, तब से हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। वो है कि क्या ईवीएम अब सही में विश्वसनीय है क्या? इस तरह से कभी कोई वोट पढ़ते हैं क्या? उससे हमने सीरीज़ की है, इसमें लगभग 5 से 7 कार्यक्रम हमने अलग-अलग एंगल को लेकर किए हैं और आज फिर उसी मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं, लेकिन आज मुद्दा सिर्फ़ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम नहीं है। वो है रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, आरवीएम जिसको कहते हैं, जिसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश अब चुनाव आयोग करने जा रहा है। चुनाव आयोग तो ऑब्वियसली एक ज़रिया है, स्वाभाविक रूप से जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है, वो लोग करना चाह रहे हैं। तो हुआ है ये कि ये पिछले सोमवार को चुनाव आयोग ने ये एक आरवीएम का प्रोटोटाइप बनाया हुआ है, तो उसको लेकर उन्होंने देश की 8 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी और 57 57 प्रादेशिक राजनीतिक पार्टी को बुलाया और उनके समक्ष एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया कि भई ये कैसे काम करेगा, है ना? अब उसमें ये हुआ कि कांग्रेस और उसके साथ-साथ 16 राजनीतिक पक्ष जो हैं, उन्होंने आरवीएम का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि नहीं भई हमको ये नहीं चाहिए, हम इसके बिल्कुल खिलाफ है और हम इसका विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें बहुत बड़ी समस्याएँ हो सकती है, टेक्निकल भी हो सकती है और ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको बहुत सारे इसमें इश्यूज़ हैं, हम इसके खिलाफ हैं। ठीक है। अब चुनाव आयोग का ये कहना है कि भाई देखिए 30 करोड़ या उससे थोड़े ज़्यादा मतदाता जो अपने-अपने क्षेत्र से बाहर रहते हैं कामकाज के सिलसिले में, तो जब उनके क्षेत्र में मतदान होना होता है, तो वो वहाँ नहीं पहुँच पाते और इतने ज़्यादा वोट जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। और जितने वोटिंग जितना प्रतिशत हो सके, ये देखना क्योंकि चुनाव आयोग कहता है कि हमारी ज़िम्मेदारी है, तो हम ये इस सुविधा को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं ताकि जो बाहर है, जो विस्थापित है या जो प्रवासी है या जो माइग्रेंट जिसको हम जो भी कहें, वो जो वोटर्स हैं, वो अपने मताधिकार का उपयोग कर पाएँ। अब ये इसको लेकर जो है हमको सवाल तब भी जब मशीन को लेकर ही है तो फिर ये तो थोड़ा और उसके ऊपर का मामला क्योंकि 30 करोड़ से ज़्यादा अगर वोटर हैं, चुनाव आयोग जो कह रहा है, ये बहुत बड़ी तादाद होते हैं ये वोटर की। और ये अगर हमको ये डाउट है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, तो फिर ये तो और ये भी तो ईवीएम ही है लेकिन वो तो फिर ये रिमोट वोटिंग मशीन है। तो ये सब में भी जो है वो अगर वो मैनिपुलेट हो सकता है, संभावना है, तो क्या ये मैनिपुलेट नहीं हो सकता? क्या इसकी संभावना नहीं है? अगर है तो कैसे है? इसको समझने के लिए हमने आमंत्रित किया हुआ है, आप सब जानते हैं हमारे साथ 2 बार कार्यक्रम में शरीक हो चुके हैं, राहुल मेहता साहब और उनको वो आप जानते हैं, फिर भी बता दें कि राहुल मेहता साहब अब जो है खुद अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं एक अरसे से, राइट टू रिकॉल पार्टी और राहुल जी जो है ये सतत प्रयत्नशील रहे, संघर्षशील हैं कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जनता जब भी चाहे तो एक उसका तरीका है साइंटिफिक, उन्होंने उस समय हमसे बात की थी, आपने अगर वो कार्यक्रम देखा हो तो, कि कैसे उनको वापस बुलाया जा सकता है और वो राइट टू रिकॉल का अधिकार जनता के पास होना चाहिए। और दूसरा वो खुद क्योंकि बड़े बड़े प्रोफेशनल लेवल पे आईटी इंजीनियर हैं मतलब वो जो है पढ़ के आए हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं और 90 के दशक से वो जो है ना सिर्फ यहाँ पे लेकिन अमेरिका में जो है पढ़ के फिर वापस आए और यहाँ इस आईटी क्षेत्र में ही बहुत लंबे अरसे से खुद काम भी कर रहे हैं। तो एक एक्सपर्ट है, वो एक ऐसा नहीं कि कोई भी कह रहा है, मतलब वो खुद एक एक्सपर्ट है इस मामले में और वो ईवीएम का भी विरोध करते आ रहे हैं बहुत लंबे अरसे से। तो हमने सोचा आज फिर से उनको आमंत्रित किया जाए। तो राहुल भाई आपका बहुत-बहुत स्वागत है 4 PM पे और बस अब ये बताइए कि अब ये आरवीएम से क्या करने वाले हैं ये लोग? ये बताइए क्या ज़रूरत आन नहीं पड़ी देखो, आरबीएम आरवीएम में की? जो आरवीवीपैट है हुँ, उसके कांच का रंग काला है, जैसे ये हुँ, नॉर्मल वीवीपैट था। यानी आरवीवीपैट यदि कागज की पर्चियां बदल रहा है हुँ, तो वो भी वोटर को, कलेक्टर को, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दिखेगी नहीं।
तो जिस तरह से वोटिंग मशीन की पर्चियां बदल सकती है, जो मैंने आपको डेमो दिया था कि दो वोटर ने केले को वोट दिया और वोट निकला एक केला और एक एप्पल, संभावना अब आरवीवीपैट में भी होने वाली है। अब दूसरा, आरवीवीपैट में जब वोट मशीन से सर्वर में जाएंगे तभी भी वोट बदली हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक वोट। तो इस तरह से ये मशीन, जैसे वीवीपैट में प्रॉब्लम था और वीवीपैट में वोट बदली संभव है, वैसे इसमें भी वोट बदली संभव है। और ये जो 20 करोड़ माइग्रेंट वोटर का आंकड़ा है वो मुझे सही नहीं लग रहा, ये इतना बड़ा नहीं है। क्योंकि जो माइग्रेंट वोटर है वो जहां रहता है वहां वो रजिस्टर्ड वोटर हो जाता है। जैसे कि गुजरात में बहुत सारे लोग गुजरात के बाहर के हैं, तो वो गुजरात में रजिस्टर्ड वोटर है। और दूसरा, जो लॉजिस्टिक इंप्रूव करके कि भाई वोटर अपने चुनाव के समय वापस जा सके अपने वोटर में, मतलब, तो उसके लिए उसको कंसेशनल रेट पे टिकट देना, भले उसमें ज्यादा खर्चा हो लेकिन वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें वोट चोरी होने की संभावना नहीं है। तो वो तरीके एग्जामाइन करने चाहिए, न कि रिमोट वोटिंग जिसमें सर्वर का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो सारे वोट को बदल सके। और इसमें काउंटिंग कैसे होगा वो भी क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें क्या बताया गया है कि एक मशीन में 70 कंस्टिट्यूएंसी के वोट आएंगे। तो फिर काउंटिंग कैसे होगा, काउंटिंग को कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा, वो मान लो वो इम्प्लीमेंटेबल है, मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्वेबल है। पर एक बार क्लियर हो जाए तो ज्यादा अच्छी तरह बता सकता हूं। पर इसमें जिस तरह से वीवीपैट में वोट बदली हो रही थी उसी तरह से इसमें भी वोट बदली होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि इसमें भी कांच का रंग काला रखा गया है। राहुल भाई, ये चुनाव आयोग ये कह रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में देश में कुल 91 करोड़ वोटर्स थे देश में। और उनमें से 30 करोड़ से ज्यादा वोटर जो है वो अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर पाए थे। चुनाव आयोग का ये कहना है कि उनमें ये लोग भी, ऐसे लोग भी, उनका भी समावेश होता है जो अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं या तो प्रवासी मजदूर हैं। ये कह रहे हैं कि 2011 की जो सेंसस जो हुआ था 2011 में, तो उसमें देश में लगभग 45.36 करोड़ लोग अपने घर या शहर को छोड़कर अन्य राज्यों में रह रहे थे। ऐसा 2011 के सेंसस में उनको जानकारी मिली थी। और इनका मतलब यह है कि वो तो स्थलांतरित हैं, वो तो माइग्रेंट हैं। और देश की जो पॉपुलेशन है उसके ये 37% होते हैं। और समयांतर अगर देखा जाए तो समय समय पर इसको समझा जाए तो फिर इसकी तो ये तादाद में तो फिर बढ़ोतरी होती जाएगी, ये कम नहीं होंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने अब सोचा कि रिमोट वोटिंग मशीन सिस्टम को लेके आया जाए। कितना सही मानते हैं इस तर्क को, ये इस बात को आप? नहीं, ये आंकड़े कुछ ठीक नहीं लग रहे, क्योंकि 2019 में ये बात सही है कि भाई 30 करोड़ लोगों ने वोट नहीं दिया था, करीब करीब 30 नहीं तो 27 करोड़ लोगों ने। और उनमें से बहुत सारे ऐसे थे कि जिन्होंने वोट देना नहीं था। जरूरी नहीं है कि वो माइग्रेंट हो, क्योंकि वोटिंग करीब 65-70% के आसपास हुआ था। तो ये थोड़ा मान लेंगे कि 30% जिन्होंने वोट नहीं दिया वो सब माइग्रेंट वोटर्स हैं। दूसरा, ये जो 2011 का सेंसस है कि इतने लोग घर से दूर रहते थे, लेकिन उनमें से कितने लोग ऐसे थे जो कि दूसरी कंस्टिट्यूएंसी में वोटर नहीं थे, वो भी तो देखना चाहिए ना। आज मान लो भारत का एक आदमी बिहार का है, लेकिन वो गुजरात में यदि रजिस्टर्ड वोटर बन गया है तो वो गुजरात में वोट डालेगा, तो वोट तो डाल ही रहा है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कि और इसमें वोटर को कम से कम 3 महीने पहले रजिस्टर कराना पड़ेगा। यानी कि मान लो मैं अहमदाबाद में हूं और वोटिंग के दिन मुझे मान लो किसी काम से बॉम्बे जाना हुआ, तो ये सिस्टम वैसे भी काम नहीं आएगा, क्योंकि इसमें मुझे पहले 3 महीने पहले रजिस्टर कराना पड़ेगा कि मैं अहमदाबाद का हूं और मैं बॉम्बे से वोट डालना चाहता हूं। तो इस तरह से हर एक जो बोलते हैं कि डिस्प्लेस्ड वोटर,
लॉन्ग टर्म डिस्प्लेस्ड या शॉर्ट टर्म डिस्प्लेस्ड, तो हर एक वोटर तो वैसे भी सिस्टम में कवर नहीं होने वाला। पर टेक्निकल प्रॉब्लम असाइड, मैं ये बोल रहा हूँ टेक्निकल प्रॉब्लम ये जो है उसको हम छोड़े, तो इसमें भी कांच का रंग काला रखा है। तो जिस तरह से नॉर्मल वीवीपैट में वोट बदली छिपाई जा सकती है, इसमें भी छिपाई जाएगी। और दूसरा पॉलिटिकल सॉल्यूशन है इसका कि भाई प्रधानमंत्री का चुनाव सीधा हो, जो अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो प्रधानमंत्री का चुनाव सीधा होता है तो पूरा देश है वो उस समय एक कंस्टिट्यूएंसी हो गया। तो इसका मतलब कि भारत का वोटर फिर कहीं भी हो, फिर वो कहीं से भी वोट डाले, वोटर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम इंप्रूव करना पड़ेगा। और उसके बाद भारत का कोई भी वोटर कहीं से भी वोट डाले, फिर वो फर्क नहीं पड़ेगा। तो यदि लोगों का रिप्रेजेंटेशन इंप्रूव करना है तो इस तरह से भी किया जा सकता है कि नेशनल पार्लियामेंट की लिस्ट सिस्टम से द्वारा, जैसे बहुत सारे देशों में है कि पूरे देश के वोटर, पूरी देश में जो भी पार्टियां या इंडिपेंडेंट है उनके लिए ज्वाइंटली वोट डालते हैं। तो इसका मतलब कोई भी वोटर है वो किसी के लिए भी वोट डाल सकता है। तो ये सिस्टम भी खड़ी की जा सकती है और ये पैरेलल में, मतलब कि पार्लियामेंट में मान लो 535 कैंडिडेट एमपी है, तो 100 एमपी हम नेशनल एमपी की तरह रख सकते हैं कि जिनकी कंस्टिट्यूएंसी पूरा भारत है। और पूरे भारत में कोई भी वोटर उन 100 कंस्टिट्यूएंसी में से मान लो जो 1000 वोटर खड़े हैं, जो 1000 कैंडिडेट खड़े हैं, उन 1000 में से किसी के लिए भी वोट डाल सके। तो इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है जो बहुत सारे देशों में ऑलरेडी प्रचलित है, जिसको लिस्ट सिस्टम कहा जाता है। तो ये पॉलिटिकल सॉल्यूशन है वो ज्यादा अच्छा रहेगा, न कि ऐसा कोई टेक्निकल सॉल्यूशन लेना कि जिसमें अंदर का जो आदमी है, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर और प्रोग्रामर, अंदर के आदमी मिलके करोड़ों वोट बदल दे। ऐसे सिस्टम के वजह बेटर है कि हम ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम ले कि जिसमें एक नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी का ऑप्शन हो। अच्छा, आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। अब आ रही है मेरी आवाज ठीक से आपको? अब आ रही है, अब आ रही है। जी। वो मेरा म्यूट हुआ था तो मैं भूल गया था हाँ हाँ, अनम्यूट कोई करना, बात नहीं। इसलिए। अब ये एक जानकारी ये है कि 2016 में चुनाव आयोग ने ये जो स्थलांतरित या तो माइग्रेंट वोटर्स है उसके मतदान के मुद्दे को समझने के लिए एक कमेटी ऑफ ऑफिसर्स ऑन डोमेस्टिक माइग्रेंट्स की रचना की थी। ठीक है। अब 2016 के अंत में इस समिति ने ये जो माइग्रेंट वोटर्स हैं उनके लिए कुछ सुझाव दिए थे कि भाई उनका वोटिंग करवाना हो तो कैसे करवा सकते हैं। तो कहा कि भाई एक तो आप इंटरनेट से वोटिंग करवाइए। दूसरा कहा था कि आप प्रॉक्सी वोटिंग की कुछ व्यवस्था खड़ी करें। तीसरा ये प्रॉक्सी बता दें, मतलब कि अगर आपके बिहाफ पे अगर मुझे भेजा जाए कि भाई तुम इसको वोट देना तो मैं जाके दे आऊं, इसको कहते हैं प्रॉक्सी वोटिंग। ठीक है। फिर एक ये कहा गया कि भाई इनको थोड़ा जल्दी बुला के उनसे जल्दी पहले जो है मतदान करवा दीजिए। जो मतदान की जो डेट अगर आपने एक समझ लो कि 22 तारीख रखी हो, तो इनको जो है 17 को, 16 को, 15 को या 10 को आके करवा दीजिए वोटिंग, तो उनके पास आने जाने का एक समय रहेगा। और फिर कहा था कि ये तो पोस्टल बैलेट से इनका मतदान करवाइए। पर फिर चुनाव आयोग को ये लगा है राहुल भाई कि इसमें जो है मत की जो गुप्तता है, जो सीक्रेसी है, वो शायद इसको सिक्योर न रखा जाए, न रख सके। और खास विशेष रूप से जो तो कम पढ़े हुए हैं तो उनके लिए शायद ये फायदे कारक न हो, उनका हो सकता है कि उनके वोट का मैनिपुलेशन हो सकता है। और ऐसी स्थिति में फिर चुनाव आयोग ने बाकी ये जब जो जो जितने भी उनको सजेशन मिले थे इस ऑफिसर्स ऑन डोमेस्टिक माइग्रेंट्स की जो कमिटी थी उनसे, उन्होंने सबको जो है निकाल बाहर किया। बोले नहीं, ये नहीं चलेगा, अब हम आरवीएम लाते हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इससे जो है मतदाताओं को सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में मतदान करने की सुविधा प्राप्त करवाई जाएगी। और इस सिस्टम से घर से दूर किसी भी राज्य में, शहर में रहने वाले मतदाता अपना वोट दे सकते हैं। इसलिए अपने उनको अपने शहर या गांव में जाने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ अपने जहां वो रहते हैं उस शहर के रिमोट वोटिंग स्पॉट पे जाना उनको होता है। कितना आपको ये हलक से नीचे उतरता है, ये बताइए। आपका आपका ऑडियो अनम्यूट है, अनम्यूट म्यूट है, उसको अनम्यूट कीजिएगा।
अभी म्यूट है। आपको आपको अनम्यूट करना पड़ेगा ये आपको। आंकड़ा सही नहीं है कि इतने सारे करोड़ माइग्रेंट वोटर, ये आंकड़ा ठीक नहीं लग रहा। दूसरा, माइग्रेंट वोटर है और यदि ऑलरेडी उन्होंने दूसरे राज्य में रजिस्टर्ड वोटर बन गए हैं तो वो वोटर ही हुए, और वैसे भी वो दो जगह तो वोट डाल नहीं सकता आदमी। तो इसका मतलब कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि अपने एरिया में वोटर है और जहां रहते हैं वहां वोटर नहीं है, वो आंकड़ा पहले निकालना चाहिए। तो वो आंकड़ा पहले आए, फिर ही पता लगा सकते हैं कि ये वर्थ इट है या नहीं। सवाल खर्चे का नहीं है, सवाल टेक्नोलॉजी का भी नहीं है, सवाल इतना है कि इसमें जो जो टेक्नोलॉजी इन्होंने बताई है उसमें वोट बदली बहुत आसान हो जाती। आवाज आपकी नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूं कि क्या क्या कंपोनेंट्स इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे, कैसे इसको ये यूनिट काम करेगा। अगर आपने उसका स्टडी किया हो तो बता सकते हैं क्या, और मैंने इनका कैसे काम डेमो करेगा। देखा, मतलब उनका मुझे पूरा डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिला उनके वेबसाइट पे, पर जो डेमो मैंने देखे उसमें यही है कि वोटर है वो वोट डालेगा, जो बीयू है उसमें कागज के बजाय एक डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले इसलिए क्योंकि कागज, वो जो बीयू में पहले कागज इसलिए होता है क्योंकि कैंडिडेट है वो 15-20 होते हैं। अब यहाँ 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का लिए एक बीयू है, तो जब 70 कंस्टिट्यूएंसी के लिए एक बीयू है तो कैंडिडेट बहुत ज्यादा हो गए। तो इसमें बीयू की जगह स्क्रीन आता है, तो जब इसमें कंस्टिट्यूएंसी का नंबर डाला जाएगा तो उस कंस्टिट्यूएंसी में जो कैंडिडेट है उनका लिस्ट वोटर को दिखेगा। और वो जो डिस्प्ले है वो टच स्क्रीन भी है, सॉरी टच स्क्रीन नहीं है, उसके साइड में बटन है। तो वो बटन दबा के वो कैंडिडेट को सिलेक्ट करेगा और वीवीपैट में पर्चा कटेगा और वो पर्चा वोटर को दिखेगा। लेकिन जैसा मैंने बताया कि पर्चा, जो मैंने अपने डेमो में बताया था कि दो वोटर आए, दोनों ने केले का पर्चा देखा और जब पर्चे गिने गए तो वहां एक केला और एक एप्पल निकला। तो इसमें पर्चे गिने जाएंगे या नहीं वो भी क्लियर नहीं है। और जहां कॉन्फिडेंशियलिटी का सवाल है, तो जो जो रिमोट वोटिंग का जब काउंट निकलेगा तो होगा क्या कि मान लो कि बिहार की कोई कंस्टिट्यूएंसी है दरभंगा और उसका वोटर रहता है मानो राजकोट में, तो राजकोट में हो सकता है कि वो दरभंगा का अकेला वोटर हो। तो उसका जब काउंट दिखाया जाएगा तो दिख जाएगा कि उसने किसको वोट दिया। क्योंकि जब रिमोट वोटिंग होगा, मान लो एक एरिया में राजकोट में, मान लो पूरे भारत में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और वहां पे 5 या 6 ईवीएम रख दिए, तो हर एक कंस्टिट्यूएंसी का वोटर वहां जाके वोट कर सकेगा, वो टेक्नोलॉजिकली संभव हो गया। लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि उस कंस्टिट्यूएंसी के राजकोट में 2 या 3 ही वोटर है। तो अब 2 या 3, मान लो सिर्फ 2 वोटर है, उसमें से एक ही आदमी वोट देने आया, तो जब उसका वोट दिखेगा उस बूथ का, तो वहां वोटर कॉन्फिडेंशियलिटी खत्म हो गई। पर ये वोटर कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेरे लिए इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, मतलब है मुद्दा, कॉन्फिडेंशियलिटी कानून में लिखी है, होनी चाहिए। पर वैसे 1780, ये सॉरी 1780 नहीं, 1860, 1860 से पहले पूरी दुनिया में जितने चुनाव हुए हर जगह ओपन वोटिंग होता था। अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ 1800 सॉरी 1796 में, जो उनका पहला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ वो ओपन वोटिंग से हुआ। और वहां 50 साल 60 साल तक ओपन वोटिंग ही चलता रहा, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, सेनेट के इलेक्शन के लिए, हर एक चुनाव के लिए। और 1870 में धीरे धीरे पूरी दुनिया में कॉन्फिडेंशियल वोटिंग आया। और एक्चुअली कॉन्फिडेंशियल वोटिंग इसलिए लाया गया था सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में, ताकि मतपेटियां बदल के चुनाव के रिजल्ट बदले जा सके। कॉन्फिडेंशियल वोटिंग कोई अच्छे इंटेंशन से नहीं आया था। आप कॉन्फिडेंशियल वोटिंग की हिस्ट्री देखें तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले कॉन्फिडेंशियल वोटिंग इसलिए लाया गया कि वहां के लोकल लोग जो थे वो लोकल लोगों को चुनते थे, और जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव चुन के आते थे वो अंग्रेज के राजा रानी का कहा, मतलब जो अंग्रेज की पार्लियामेंट थी जो लंदन में बैठती थी उसका कहा नहीं मानते। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हमको कोई ऐसी सिस्टम लानी पड़ेगी कि जिसमें मतपेटियां बदली जा सके
ताकि हम अपने आदमियों को जिता सके। और इसलिए कॉन्फिडेंशियल वोटिंग सिस्टम सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में आई। अब चलो वो इतिहास को हम साइड में रखें, पर अभी जो वीवीपैट ईवीएम की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो हमने देखा कि वीवीपैट में कैसे वोट बदली होती है। तो उसी वीवीपैट के आधार पर यदि रिमोट वीवीपैट सिस्टम बनाया जा रहा है, तो वो जाहिर है मैं उस पर भरोसा नहीं करने वाला। अच्छा, ये बता भी दे कि क्या स्टेप है वोटिंग के। अगर अगर ये अमल में आता है, अगर ये लागू हो जाता है, तो कह रहे हैं कि 4 स्टेप्स हैं इस प्रक्रिया के। बूथ पर जो आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा, वो आपके आधार कार्ड, मतलब आपके आईडी जो है, उसकी समीक्षा करेगा, चेक करेगा। उसके बाद आपका जो इलेक्शन कार्ड होगा जिस क्षेत्र का, उसको स्कैन करेगा। ठीक है। हम्म। उसके बाद कह रहे हैं कि अब जब मतदार का मत विस्तार का नाम पब्लिक डिस्प्ले यूनिट पे बड़ी स्क्रीन पे दिखेगा। मतदार जो है अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देगा, और ये मत जो है, मत विस्तार नंबर, राज्य का कोड और उम्मीदवार नंबर के साथ इसको रजिस्टर किया जाएगा। हम्म। कह रहे हैं कि वीवीपैट स्लिप में राज्य का कोड और मत विस्तार का कोड, और उसके साथ जिस उम्मीदवार को नाम वोट दिया होगा, तो उसका नाम, प्रतीक, सीरियल नंबर भी होता है। मतलब ये उस हाँ। स्लिप में होता है, ये कह रहे हैं। और हम्म। इस तरह से पूरा जो है ये वोटिंग हो जाएगा। अब कांग्रेस तो बड़ा जम के विरोध कर रही है, और भी 16 पार्टी है जो कह रही है कि भाई ये तो ठीक नहीं, इसको हम मानते ही नहीं है। दिग्विजय सिंह का साहब का एक स्टेटमेंट जारी हुआ है कांग्रेस के, कहा कि ये सिस्टम जो है बहुत अधूरी, आधी अधूरी है। और जबकि जबकि अभी मशीन, मतलब उन्होंने कहा है कि ये इसमें बड़ी राजनीतिक और टेक्निकल समस्या हम देखते हैं, और इसमें जो विस्थापित या स्थानांतरित लोग हैं, वोटर हैं, उनकी व्याख्या और उनकी संख्या अभी स्पष्ट नहीं है। और ऐसी स्थिति में हम आरवीएम को समर्थन नहीं दे रहे हैं। और साथ साथ ये भी है कि जब टेक्नोलॉजी पर आधारित वोटिंग को लेकर ही सवाल उठ रहे हैं, ऐसी स्थिति में आरवीएम को लाना कितना योग्य है। दूसरे सवाल ये उठ रहा है राहुल भाई कि डोमेस्टिक माइग्रेंट की व्याख्या आपका क्या फ्रेम हो फ्रीज सकती हो है। गया है। नहीं सर, तो मुझे लगता है कि फिर आपके वहां नेटवर्क का इश्यू है। क्योंकि आपके वहां इसलिए है क्योंकि मैं बिल्कुल यहाँ पे मेरा जो है स्क्रीन भी ठीक से मैं देख रहा हूँ बिल्कुल। हम लोग जो बात कर रहा हूँ, वो बात जो है वो बिल्कुल स्टैटिक नहीं है, फ्रीज नहीं है। और मेरी टीम का भी जो है, मुझे 1-2 बार मैसेज आया है कि कुछ आपके नेटवर्क में वहाँ कोई थोड़ा इश्यू है। तो आपसे गुजारिश है कि आप एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश कीजिए इसी लिंक में जो आपको हमने भेजी है, तो बात हम इसको कंटिन्यू कर पाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि राहुल भाई फिर से एक बार हमसे जुड़ जाएंगे, क्योंकि नेटवर्क का इश्यू है थोड़ा उनके पास, उनके साथ। तो ये 3 बड़े सवाल जैसे मैंने कहा कि खड़े हुए हैं। एक, डोमेस्टिक माइग्रेंट की व्याख्या क्या हो सकती है। दूसरा ये कि क्या तमाम जो माइग्रेंट जो है हर जगह से जहां जहां भी गए, जैसे राहुल भाई ने बड़ा सही मुद्दा उठाया था कि राजकोट में अगर दरभंगा से एक ही व्यक्ति है, तो वो कैसे, वो वहां पे उसके लिए क्या वो किया जाएगा। तो वो एक चीज को लेकर सवाल खड़ा होता है। और अब ये जो दूर का मतदान मथक है, जो केंद्र है, वहां पे आदर्श आचार संहिता जो है चुनाव के दौरान जब लग जाती है, तो उसको कैसे अमलीकृत किया जाएगा, ये भी एक सवाल है। तो हम्म। अब सवाल तो राहुल भाई ये उठता है कि अब इतनी सत्ताधारी पार्टी के द्वारा जो इसमें कोई विरोध नहीं है, तो क्या इसका सीधा लाभ अगर आरवीएम लागू किया जाता है, तो क्या इसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। मन में एक नहीं, सवाल उठता उसमें है, पूछ रहे देखो, हैं मैं खुद मतलब फाउंडर हूँ। तो इसमें मैं टेक्निकल बात कहूँ कि ये टेक्निकल सिस्टम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी खराब है, मतलब वीवीपैट से भी ज्यादा खराब, जो पुराने वीवीपैट से भी ज्यादा, कि फिर आगे इससे पॉलिटिकल पॉइंट पे इससे जाने का पॉइंट नहीं बनता। कि मान लो मैं आपको बोलूं कि भाई बैंकिंग सिस्टम एकदम, जो आजकल डिजिटल पेमेंट में इतने बड़े फ्रॉड हो रहे हैं कि आजकल तो बिना आप किसी को ओटीपी नहीं देते और आपके खाते में से पैसा गायब हो जाता है। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड आपने सुने होंगे। ठीक है, ठीक है, वो लाखों की संख्या में नहीं हो रहे, पर रोज रोज हजारों हजार से ऊपर फ्रॉड हो रहे हैं।
और किस दिन ये संख्या बढ़ के लाख पहुंच जाएगी और हमारा आपका नंबर आ जाएगा, हम बोल नहीं सकते। तो इस तरह से जब सिस्टम ही इतना खराब है इम्प्लीमेंटेशन, तो फिर आगे पॉलिटिकल कुछ अच्छा नहीं होने वाला इससे। तो इसलिए किस पार्टी को फायदा होगा, किस पार्टी को नहीं होगा, उससे क्या होगा कि मुद्दा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बेकार का। मैं कहूंगा कि ये सिस्टम टेक्नोलॉजिकली ही इन फ्लॉड है, गंभीर रूप से फ्लॉड से ज्यादा कहूंगा टेक्नोलॉजिकली वाहियात है। और यदि इस तरह से फुल रिमोट वोटिंग करनी है तो फिर भारत में रेफरेंडम कराना चाहिए कि भाई हमें ओपन वोटिंग रखनी है या नहीं रखनी। तो यदि ओपन वोटिंग रखा जाता है, ओपन वोटिंग में हर एक आदमी हर एक दूसरे आदमी का वोट देख सकेगा, तो ओपन वोटिंग में वोट बदली का चांस 0 हो जाता है। ओपन वोटिंग में एकदम सारे खर्चे खत्म हो जाते हैं। फिर आप ऐप के द्वारा वोट डाल सकते हो और देख सकते हो। जैसे कि आपके पास फेसबुक है तो आप कहीं भी बैठे बैठे फेसबुक पे पोस्ट डाल सकते हो। लेकिन फेसबुक पे कॉन्फिडेंशियलिटी क्यों नहीं है कि आपने जो भी पोस्ट डाला वो फेसबुक का सर्वर तो देख सकता है कि आपने क्या डाला, और वो रिकॉर्डेड रहेगा कि भाई ये पोस्ट है वो मयूर भाई जानी का है, ये पोस्ट राहुल भाई मेहता का है। तरह से कॉन्फिडेंशियलिटी यदि खत्म कर दे तो पूरे देश में वोटिंग बहुत ही सस्ते में हो सकती है। लेकिन उसके लिए फिर हमें भारत में रेफरेंडम कराना चाहिए। वोटर मेरा मेरा ओपिनियन रहेगा कि हमें वोटिंग ओपन रखना चाहिए, पर ये मेरा अपना ओपिनियन है जो कि रेफरेंडम में मैं कहूंगा कि हाँ भाई कॉन्फिडेंशियल वोटिंग खत्म करके ओपन वोटिंग रखना। पर जब तक कॉन्फिडेंशियल वोटिंग है तब तक रिमोट वोटिंग है वो क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिमोट वोटिंग में वोट बदली होने की इतनी बड़ी संभावना है कि 5 करोड़ लोगों को मान लो मताधिकार से वंचित रखा जाता है यदि रिमोट वोटिंग ना हो। मान लो 10 करोड़ लोग वोट नहीं डाल पाते तो ये नुकसान है देश को। लेकिन 10 करोड़ लोगों के यदि वोट बदल जाते हैं तो नुकसान 100 गुना ज्यादा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल बहुत सही है। ये लोक नीति सीएसडीएस जो है उनके द्वारा भी एक बात हमको जो है, जो हमने देखी है, तो वो आपको बता रहे हैं। ये इन्होंने जो है 2000 कहा कि 2009 के मतदान, जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस मतदान की कंपैरिजन में 2014 में मतदान की टकावारी 8% ज्यादा थी। तो सीएसडीएस जो है वो कहते हैं कि मत विस्तार के स्तर पर जाके उन्होंने इसका विश्लेषण किया, तो पता चला कि जब जब मतदान लोकसभा में बढ़ा है, मतदान की मात्रा, उसके प्रतिशत जब जब बढ़े हैं, तो वो एनडीए को, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में जो पूरा एक एक संगठन घटक है पूरा, जो बना हुआ है राजनीतिक दलों का पुलिंदा, वो एनडीए है, तो उसकी सीट के बढ़ने का और उनके जीतने का दर जो है, वो दर भी वो काफी बढ़ चुका है। तो उसके साथ साथ ये भी कहना है कि जहां जहां ज्यादा मतदान हुआ है वहां पर भारतीय जनता पार्टी या तो उनके साथी पक्षों की जीत होने की संभावना ज्यादा पाई गई थी। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के जो स्थापक हैं जगदीश छोकरे साहब, उन्होंने भी एक अपने बयान में कहा हुआ है कि रिमोट वोटिंग सिस्टम लागू होने से मतदान की जो जो परसेंटेज है वो बिल्कुल बढ़ेंगे। लेकिन इसका फायदा क्या सही में, जैसे भी राहुल भाई भी बता रहे थे, कि इसका फायदा किसको होगा, ये आप जरा सोचना पड़ेगा। और इसके साथ साथ संजय कुमार साहब है, उनका भी एक वर्जन हम पढ़ रहे थे अभी, वो कह रहे हैं कि जो राजनीतिक पक्ष सत्ता में होता है और जब अगर उस पक्ष की सत्ता में होते हुए अगर रिमोट वोटिंग मशीन को लागू किया जाएगा तो उसका फायदा उस पक्ष को सबसे ज्यादा मिलेगा। और ये जो ऑब्जर्वेशन थे हमने आपको बताए। अब एक मुझे लगता है कि एक और टिप्पणी आपसे हम ले लें राहुल भाई, कि ये लोग जो हैं, जो जानकार लोग हैं, ये कहते हैं कि तो सत्ताधारी पार्टी को ही ज्यादा इसका फायदा होने की संभावना है। आप का क्या कहना है, ये बताइए। नहीं, मैं इसमें इसलिए नहीं जानना चाहता अच्छा, आप कि जानना नहीं ये चाहते, ठीक है। सिस्टम जो है आप ना म्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कीजिएगा। ये सिस्टम टेक्नोलॉजिकली इतनी फ्लॉड है कि मैं इतना कहूंगा कि इसमें देश का नुकसान ही नुकसान।
और फिर किसको भी फायदा जाता हो ये बात इसलिए सेकेंडरी हो गई कि देश का इतना नुकसान है कि ये सिस्टम होनी ही नहीं चाहिए। तो मूल कुल मिला के आपका ये कहना है कि ये इसको लाना ही बेकार है। इसका मतलब फायदा बिल्कुल, नुकसान की बात ये किसको होगा तो किसको नहीं, वीवीपैट इसकी से बात भी सोचे ज्यादा बगैर। गई गुजरी सिस्टम है। हम्म। तो लाना ही इसमें गलत डिसीजन। अच्छा, और आप ये भी साथ साथ में आपने कहा, क्योंकि आज हमारा थोड़ा नेटवर्क का इशू रहा है, तो समअप करने के लिए थोड़ा हम जो है आपको दर्शकों को बता दें, हमारी और राहुल भाई की जो बातें हुई है, इनका पहले मोमेंट वन से ये कहना है कि ये है ही फ्रॉड वाला मामला, इसको लाना ही नहीं चाहिए। आरवीएम न लाया जाए, इसकी कोई जरूरत है नहीं। और इसमें जो है पूरे सर्वर के, मतलब ये तो सर्वर से इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जो इनसाइडर होगा इस सिस्टम का, वो जब चाहे जितना जब मर्जी जो है वोट फेरबदल कर सकता है। तो ये एक बहुत घातक चीज हो सकती है। इससे अच्छा इन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कही है कि वोटिंग की जो गुप्तता है उसको दूर कर दिया जाए। मैं किसको वोट दे रहा हूं मैं पब्लिकली बोलूं, कोई आप अगर किसको वोट दे रहे हैं आप बता दें पब्लिकली, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? ये हाँ बड़ा अच्छा मुद्दा है, इसको थोड़ा आप इलोबरेट कर दें। इसकी इस ये अगर हो जाए तो, अभी तो बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ये, अगर अच्छा ये कहीं है दुनिया में, कहीं इस तरह की सिस्टम है क्या? नहीं, इसमें दुनिया में अभी जो दुनिया में अभी कहीं भी ओपन वोटिंग पॉलिटिक्स में नहीं है। कहीं कहीं पे जैसे कंपनियों में होती है कि कंपनियों के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है कि शेयर होल्डर का वोटिंग होगा, वो ओपन रहेगा। जैसे पार्लियामेंट में ओपन वोटिंग होता है, हमें देखता है कि किस एमपी ने किसको वोट दिया। लेकिन पार्लियामेंट जब राष्ट्रपति के चुनते हैं तो प्रेसिडेंशियल बैलेट पर इस तरह से बहुत सारी जगह पे ओपन वोटिंग वोटर लेवल पे जब वोटर कॉर्पोरेटर को चुनते हैं या वोटर जब एमपी एमएलए को चुनते हैं, तो अभी पूरी दुनिया में कहीं भी ओपन वोटिंग नहीं है, हर जगह कॉन्फिडेंशियल वोटिंग है। लेकिन जिस जमाने में ओपन वोटिंग थी तब ऐसी कोई समस्या नहीं आई थी कि वोटर को डराया जाता था, धमकाया जाता था, खरीदा जाता था, ऐसा कुछ नहीं होता था। जैसा मैंने आपको बताया कि 1860 से पहले अमेरिका में जो प्रेसिडेंट के चुनाव हुए 1870 1860 से, वो सारे ओपन वोटिंग से हुए। तो किसी को कोई ऐसी कंप्लेन नहीं की थी किसी ने कि भाई मुझे वोट नहीं डालने दिया या तो मुझे वोट डालते वक्त डराया धमकाया, ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है। और इसके लिए रेफरेंडम होना चाहिए पहले, क्योंकि ये इतना बड़ा डिसीजन है कि पार्लियामेंट लिए ये भी ठीक नहीं है। और मैं ओपन वोटिंग को क्यों सपोर्ट करता हूं, बदली नहीं होती और इसमें वोटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि भाई मैं किसको वोट दूंगा वो सबको दिखेगा। और ऐसा नहीं है कि कोई दुश्मनी करेगा। आज मान लो मैं कैंडिडेट हूं और मुझे पता है कि भाई कि अहमदाबाद में ये वोटिंग हुआ और मतलब कि मान लो 5 लाख लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, तो मैं कहीं 5 लाख लोगों से दुश्मनी थोड़ी करने वाला हूं। और इसी तरह से मान लो मुझे पता है कि मेरे पड़ोसी ने मुझे वोट नहीं दिया, तो मैं थोड़ा पड़ोसी से दुश्मनी करने वाला हूं, ऐसा कुछ नहीं होता। यदि लोगों को एक दूसरे का वोट पता लग जाए तो उससे कोई दुश्मनी होगी, मनमुटाव होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जिस तरह से बहुत सारी चीजों में लोगों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं और लोग उसको एकोमोडेट करके चलते हैं, वैसे ये एक और मुद्दा हो जाएगा जिसमें लोगों को पता है कि हाँ भाई इसने मेरी पसंद पार्टी को वोट नहीं दिया, और वो उसको एक्सेप्ट करके जीना शुरू कर देगा। तो और मान लो कि अभी फैमिली के अंदर हस्बैंड को पता है कि भाई वाइफ है वो दूसरी पार्टी को वोट देने वाली है, तो ऐसा थोड़ा है कि हस्बैंड वाइफ को वोट डालने नहीं जाने देता। ठीक है, थोड़ी बहुत एक बार बहस हो गई फिर खत्म हो जाता है और लोग अपनी अपनी जिंदगी के लिए चले जाते हैं। पर ओपन वोटिंग में वोट बदली की संभावना जीरो हो जाती है, खर्चा एकदम जीरो हो जाता है, फिर कहीं भी वोटर कहीं से भी डाल सकता है। और दूसरा मेरा तो ये दूसरा पॉइंट भी है इम्पोर्टेंट कि ओपन वोटिंग हो जाए तो राइट टू रिकॉल को इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है। क्योंकि यदि आप पता है कि आपने किसको वोट दिया, तो जब आप वोट वापस ले रहे हो
तो ऑटोमेटिकली बहुत आसानी से उस कैंडिडेट का काउंट एक कम हो गया और आपने वो वोट जब दूसरे को दिया तो उस कैंडिडेट का एक वोट बढ़ गया। तो इस तरह से रिकॉल इंप्लीमेंट करना ओपन वोटिंग में बहुत आसान होता है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। और जो कॉन्फिडेंशियल वोटिंग आया था उसकी नीयत अच्छी नहीं थी। वो मतपेटियां बदलने के लिए आया था ऑस्ट्रेलिया में। तो इस तरह से कॉन्फिडेंशियल वोटिंग के पीछे भी कभी कोई अच्छी नीयत नहीं रही। और ठीक है, एक बार जब सिस्टम बड़े पैमाने पे चलने लगा तो उसमें थोड़ी ऑनेस्टी डालनी पड़ी। जब अंग्रेज चुनाव कराते थे भारत में तभी भी पूरी की पूरी मतपेटियां बदल जाती थी। कलेक्टर है वही मतपेटियां बदल देता था कि भाई ये जो कैंडिडेट है वो अंग्रेजों के हिसाब से काम नहीं करेगा, तो इसको हराना है, इसको जिताना है। इस तरह से पूरी मतपेटियां बदली जाती थी। और इसीलिए कांग्रेस के अंदर जब कांग्रेस के राष्ट्रपति का चुनाव करना था, कांग्रेस के प्रमुख का, ये इन पार्टी के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, ये बात है 1935 की, 1936 की। तब डिसाइड किया गया कि ओपन वोटिंग होगा, कॉन्फिडेंशियल वोटिंग नहीं होगा। तो कांग्रेस के जो प्रमुख है जो कि 1930s में चुन के आए और बाद में 1930s में सुभाष चंद्र बोस चुन के आए थे आखिरी, और उसके बाद शायद 41 में सुभाष चंद्र बोस चुन के आए थे, मैं एग्जैक्ट ईयर भूल गया। तो आप उस समय कांग्रेस की वोटिंग प्रणाली देखिए तो कांग्रेस के अंदर उस समय ओपन वोटिंग, क्योंकि नहीं वो उस समय के सुभाष कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कॉन्फिडेंशियल वोटिंग पे भरोसा नहीं था कि भाई मतपेटियां बदल जाती है। खैर, ये जो इतिहास की बात है वो आज के संदर्भ में इतनी रिलेवेंट ना लगे किसी को, लेकिन ये एक मुद्दा हर एक वोटर को, हर एक कार्यकर्ता को नए सिरे से सोचना चाहिए कि क्या कॉन्फिडेंशियल वोटिंग रखनी चाहिए या ओपन वोटिंग रखनी चाहिए। मुझे लगता है राहुल भाई ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अगेन एक सब्जेक्ट है जिस बहुत पर बड़ा बहुत मुद्दा विस्तार से बात करनी चाहिए कि इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है, या इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। जैसे भाई आप बात कर रहे हो ओपन वोटिंग की, अब मैं अपने लिए खुद सोचूं, आपने एक फेसबुक का एग्जांपल दे दिया तो मैं मेरे मन में फिर वो 10 सवाल खड़े हो गए कि भाई फेसबुक का भी तो सर्वर मैनिपुलेट किया जा सकता है ना। तो अब उसमें एक चर्चा हो सकता है, इस पे करेंगे कि अगर रेफरेंडम लाया जाए और ओपन वोटिंग करवाया जाए तो वो एक्चुअली कैसे हो सकता है, है। उस पर एक बार अलग से बात करेंगे। लेकिन आज जो हमने कार्यक्रम किया है तो मुझे लगता है कि इस पर हमने एक चीज तो बड़ी साफ कर दी है दर्शकों को, कि जो हमको जो लगता है, और राहुल मेहता साहब जो खुद एक एक्सपर्ट है इस मामले में पूरे, उनको ये लग रहा है, और इसके साथ साथ कांग्रेस समेत और भी जो 16 पार्टी है उनको भी ये लग रहा है कि ये जो है ये तो ठीक नहीं है। आरवीएम नहीं लागू होना चाहिए, आरवीएम को नहीं लाना चाहिए, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। और आगे हमको ये भी सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस समेत कुछ पार्टीज हैं वो ऑलरेडी ईवीएम को भी क्वेश्चन करने जा रही है कुछ वैधानिक तौर पे। तो यही है दोस्तों, आज तो हमने इस मुद्दे पे बात की है। आपको क्या लगता है, हमारी जो बातचीत है आपको कैसी लगती है, आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं हमें। और जैसे कि मैंने कहा राहुल भाई, मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा कर दूं, आपने समय निकाला और आप थैंक हमारे यू। साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई। और दोस्तों बस अब ये है कि इस तरह के कार्यक्रम हम बताते हैं, आप अपनी कमेंट करके हमको जरूर बताएं कि आपको कैसा लगता है, आपकी कोई बात हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। और बस उम्मीद करते हैं कि इसको आप पसंद करते हो तो बस लाइक करिए इसको, और सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए लोगों से, और जितना हो सके उतना अगर आपको शेयर कर सकते हैं, हमारी बात अगर आपको अच्छी लगती हो तो वो भी जरूर आप क्या कीजिए। ये आपसे एक आग्रह है हमारा। तो बस आज इतना ही है, फिर मिलेंगे। और तब तक के मुझे आप आज्ञा दे सकते हैं, छुट्टी दे सकते हैं तब तक के लिए मुझे। और सबको शुभ रात्रि कहते हुए बस मैं कहूँगा कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।